Hello all my dear students, welcome once again to your official YouTube channel Biology at your fingers. This is Ajay Prakash Tiwari in front of you with a new video of your chapter that at present is running application of biotechnology, and in previous classes we have discussed the role of biotechnology in the field of agriculture, in which we have discussed the pest and insect resistant crop by using the Bacillus thuringiensis and RNAi. And now in previous video that was just in online mode, we have discussed about the role of biotechnology in the medicine, and out of that we have discussed how we are going to produce genetically engineered insulin. But unfortunately there was some technical issue in the voice, so that's why I am also once again recording the same topic, that is what application of biotechnology in medicine. So as per our NCERT, we have to discuss this topic in three subheadings. First, production of genetically engineered insulin. हम genetically engineered insulin कैसे बनाएंगे, हम इसको देखेंगे. Then we have to discuss about the gene therapy. We will discuss about gene therapy, and in the last we will discuss about molecular diagnosis. So all these three topics we have to discuss. So before starting the production of genetically engineered insulin, we will discuss some stats. Here, recombinant DNA technology, इसको आप स्मॉल कर सकते हैं, play an important role in the production of various kinds of therapeutics. अगर हम बात करें तो सर्टेन केमिकल्स, ड्रग्स का हम प्रोडक्शन करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, एंजाइम्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, वैक्सीन का प्रोडक्शन कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके. और वो किस रूप में होते हैं बेटा? थेराप्यूटिक्स के रूप में होते हैं. थेराप्यूटिक्स क्या होते हैं? जिनका यूज़ हम किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज़ को ट्रीट करने में करते हैं. अब यहाँ से हम अगर आपको और आगे के लेके चलें तो इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट 30 थेराप्यूटिक्स, ये एनसीईआरटी का डाटा है बेटा, इससे ज़्यादा हो चुके होंगे, आर नाउ यूज्ड. दोज आर प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एंड आउट ऑफ दैट in India how many? 12 therapeutics are used. ये तो सब जनरल सी बातें हुई थोड़ी बहुत जो हम आपको पहले बता चुके हैं. पहला अब यहाँ से देखेंगे, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन प्रोडक्शन. हम कैसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को बनाएंगे, किसका यूज़ करके? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके. यहाँ से दो क्वेश्चन आएगा. पहला क्वेश्चन ये है, व्हाई वी नीड इंसुलिन दैट इज फॉर्म बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो आपको मैं बताऊँ, थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन पहले दे दूँ. आपको मालूम है एक डिजीज़ होती है बेटा जिसका नाम होता है डायबिटीज़, ठीक है ना. ड्यू टू अनइवन लाइफ स्टाइल, हम कह सकते हैं खराब जीवन शैली की वजह से आज डायबिटीज़ पूरे वर्ल्ड में बेटा एक एपिडेमिक के रूप में फैल रहा है, और बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज़ के. तो ये होता है ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन. अगर इंसुलिन नहीं होगा तो उस कंडीशन में पर्सन सफ़र करेगा किससे? डायबिटीज़ से. इंसुलिन है क्या बेटा? यहाँ से देखिए, इंसुलिन इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन. इंसुलिन इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन. इंसुलिन क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन है. कंप्राइजेज 51 अमाइनो एसिड्स अरेंज्ड in 2 पॉलीपेप्टाइड्स. पेप्टाइड हम कह सकते हैं, या इसी को हम बोल सकते हैं 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जिनको हम बोलते हैं चेन A 21 अमाइनो एसिड के साथ,
एंड चेन बी कौन हो जाएगा, चेन बी 30 अमाइनो एसिड के साथ। मतलब हमारे जो कौन इंसुलिन है ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनती है। पॉलीपेप्टाइड चेन ए के पास 21 अमाइनो एसिड और बी के पास 30 अमाइनो एसिड, टोटल 51 अमाइनो एसिड से बनती है इंसुलिन। ठीक है ना। इंसुलिन का काम क्या है बेटा, रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल। ठीक। और ये प्रोड्यूस कहाँ की जाती है, प्रोड्यूस्ड बाय, आप सभी को मालूम है, प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज। और बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज में कौन, आप सभी को मालूम है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो कि बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज में है, वो प्रोड्यूस करता है किसको, इंसुलिन को, जिसका काम है ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करना। ध्यान दीजिए, प्रिकर्सर ऑफ इंसुलिन, क्या, प्रिकर्सर ऑफ इंसुलिन, जिससे हम इंसुलिन बनाते हैं, इज प्रो इंसुलिन, यानी जो इंसुलिन बनती है वो जनरली किससे बनती है, प्रो इंसुलिन से बनती है। यहाँ से देखिए प्रो इंसुलिन क्या है, प्रो इंसुलिन इज अ प्रिकर्सर ऑफ इंसुलिन। और प्रो इंसुलिन के पास बेटा कितनी चेन है, टाइप ए चेन 21 अमाइनो एसिड, टाइप सी चेन 35 अमाइनो एसिड्स एंड टाइप बी चेन 30 अमाइनो एसिड्स के साथ ये बनती है कौन, जनरली हमारी प्रो इंसुलिन। अब ध्यान दीजिए, ये जो प्रो इंसुलिन है, इसी से अगर हम देखें कैसे, अगर एक प्रो इंसुलिन का डायग्राम आप बनाएं तो कैसे बनाओगे, लाइक दिस। ठीक। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये ऊपर वाली बेटा टाइप ए चेन है, नीचे की तरफ जो है टाइप बी चेन है, और बीच में जो दिख रही है आपको, इसको हम टाइप सी चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइप सी चेन बोलते हैं। अब इसी से हम क्या करते हैं, टाइप सी चेन को हटा देते हैं। टाइप सी चेन क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। और टाइप सी चेन के रिमूवल के बाद हमारी जो टाइप ए चेन थी ऊपर की तरफ, टाइप बी चेन थी नीचे की तरफ, ये दोनों हमको मिल जाती हैं, क्योंकि कौन अलग हो चुका है, बीच वाली चेन अलग, तो ये ऊपर वाली और नीचे वाली चेन आपको मिल गई। अब इन दोनों चेन के बीच में डाई सल्फाइड लिंकेज हो जाता है बेटा, जिसको हम डाई सल्फाइड ब्रिज कहते हैं। दिस इज व्हाट, टाइप ए चेन या पॉलीपेप्टाइड ए, ये क्या है, टाइप बी यानी पॉलीपेप्टाइड बी। ठीक। इन दोनों के बीच में क्या बना बेटा, ये बना है सल्फाइड ब्रिज। क्या बना है, सल्फाइड ब्रिज और लिंकेज। तो ये आपकी प्रो इंसुलिन है, इसी से हम क्या ऑब्टेन करते हैं, इंसुलिन ऑब्टेन करते हैं। तो हमारी बॉडी में जो प्रिकर्सर है किसका, इंसुलिन के प्रोडक्शन का, वो कौन है, वो है प्रो इंसुलिन। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रो इंसुलिन एंड इंसुलिन। आप बताओगे प्रो इंसुलिन इज द प्रिकर्सर ऑफ इंसुलिन एंड दिस इज इनएक्टिव फॉर्म। आप बताओगे फिर इंसुलिन में, इंसुलिन क्या है, दिस इज एक्टिव फॉर्म। दूसरा डिफरेंस, प्रो इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ सी पेप्टाइड चेन या सी पॉलीपेप्टाइड चेन, और आपकी जो कौन इंसुलिन है उसके पास सी पेप्टाइड चेन नहीं होती है, यानी टाइप सी चेन प्रेजेंट है प्रो इंसुलिन में और टाइप सी चेन एब्सेंट है इंसुलिन में। ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ से देखिए, इफ अ पर्सन suffering from diabetes, इसका मतलब उनके जो बीटा सेल है पैनक्रियाज की, वो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, नीड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंसुलिन, और जो पहले एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इंसुलिन था, अर्लियर इट वाज कौन था बेटा, इट वाज स्लॉटर हाउस। कौन था ये, स्लॉटर हाउस से हम इंसुलिन लेते थे, और जनरली पैनक्रियाज ऑफ इट वाज स्लॉटर हाउस फ्रॉम वेयर वी वर गेटिंग द इंसुलिन फ्रॉम
pancreas of cattle and pig। तो सबसे पहले जो इंसुलिन की ज़रूरत पड़ी हमको बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज के इम्प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से, हम इंसुलिन ऑब्टेन कर रहे थे स्लॉटर हाउस से, जहाँ पे एनिमल्स को मार दिया जाता था, फिर उनके पैनक्रियाज से, कैटल और पिग के हम ऑब्टेन कर लेते थे क्या, इंसुलिन। बट द इंसुलिन दैट वाज अर्लियर ऑब्टेन फ्रॉम द स्लॉटर हाउस वाज कॉजिंग एलर्जिक रिएक्शन। यानी ये जो इंसुलिन हम ऑब्टेन कर रहे थे बेटा, ये क्या कर रहा था, एलर्जिक रिएक्शन शो कर रहा था, और उस एलर्जिक रिएक्शन की वजह से हमारे बॉडी में लगातार कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते थे। दूसरा, इन स्लॉटर हाउस देयर वाज नो कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। यानी स्लॉटर हाउस से जो मिलने वाली इंसुलिन थी वहाँ पे उसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता था। ड्यू टू दैट द इंसुलिन दैट वाज obtained from the slaughterhouse was much costly and there was no commercial production of that. Hence we can say that the insulin that was obtained from the animal resources earlier from the slaughterhouse was not sufficient to meet the demand of the insulin without the side effect. So for the same, now we have developed recombinant DNA technology टू प्रोड्यूस जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। सेकेंड जनरेशन इंसुलिन बनाने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो हम एनिमल्स पे डिपेंड थे इंसुलिन के लिए, उस डिपेंडेंस को ख़त्म कर दिया गया, और हमने हमारी ही जीन से क्या बना लिया, इंसुलिन बना लिया। क्योंकि आपको मालूम है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पूरी तरह से किस पे बेस्ड है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए और उसकी क्लोनिंग पे। तो हमने क्या किया, वी हैव आइसोलेटेड द जीन that was just expressing for इंसुलिन प्रोडक्शन। ऐसी जीन का हमने पता लगाया जो इंसुलिन बनवा रही थी, उसको फिर आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद प्लाज्मिड के साथ टैग करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, और फिर उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ई कोलाई के अंदर भेजकर कॉमर्शियल स्केल पे प्रोडक्शन कर लिया हमने इंसुलिन का। तो कैसे हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कॉमर्शियल स्केल पे प्रोडक्शन किया, किसका, इंसुलिन का। नाउ वी हैव टू डिस्कस दैट। तो फॉर द सेम आई एम गोइंग टू इरेज दिस एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट। Okay then students, so let's see production of genetically engineered insulin. Production of genetically engineered insulin। ठीक है ना, हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कैसे बनाएंगे। सो फॉर द सेम आपको कुछ स्टैट्स बताएं। The insulin that was available for human use, so insulin used by human, उसको हम बोलते हैं बेटा हिम्यूलिन। क्या बोलते हैं, हिम्यूलिन बोलते हैं। दूसरा, इन इंडिया श्रेया बायोटेक इन इंडिया, श्रेया बायोटेक जो कि कहाँ है, पुणे में है, प्रोड्यूस सेकेंड जनरेशन इंसुलिन। ये सेकेंड जनरेशन इंसुलिन का मतलब क्या हुआ बेटा, ऐसी इंसुलिन, सेकेंड जनरेशन इंसुलिन, ऐसी इंसुलिन जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाई गई है। अब अगर हम बात करें इन द वर्ल्ड, इन 1983 there was an American company, और उस कंपनी का नाम था बेटा इली लिली प्रोड्यूस जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड insulin by using two different E. coli cells। यानी अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो सबसे पहले 1983 में अमेरिकन कंपनी बेटा इली लिली ने क्या किया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया। किसका यूज़ करके, इस्चेरिशिया कोलाई का यूज़ करके, यानी ई कोलाई का यूज़ करके। बट ध्यान दीजिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इंसुलिन बनाने में बेटा दो चैलेंज हैं।
क्यों? क्योंकि हम जो इंसुलिन बना रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, वो ह्यूमन की जीन से बना रहे हैं, यानी हमारी ही जीन से क्या बन रहा है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बन रही है। सो बिकॉज वी ऑल आर यूकैरियोट्स एंड ई कोलाई इन विच देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन इज प्रोकैरियोट, यानी हम यूकैरियोट, ई कोलाई प्रोकैरियोट। तो आपको मालूम है इन यूकैरियोट एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल देयर इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, यानी हम लोगों में सीधा मैच्योर आरएनए नहीं बनता है या सीधा मैसेंजर आरएनए नहीं बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एचएनआरएनए, यानी पहले आपने डीएनए से डीएनए बनाया बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, देन फ्रॉम डीएनए देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए by the process of transcription directly in the case of prokaryotes, while in the eukaryotes there will be formation of hnRNA, that is what primary transcript or immature form of messenger RNA. So hnRNA contains both coding and non-coding region. It means that is split gene arrangement जहाँ पे इंट्रॉन और एक्सॉन्स दोनों होते हैं. So we have to remove नॉन कोडिंग पोर्शन, तो उसके लिए हम करते थे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो हमें एक होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, दूसरा दैट इज व्हाट पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, दैट इज ऑल्सो could not be done by the E. coli। क्यों? क्योंकि जो आपका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होगा उसमें जो आपकी प्रो इंसुलिन है उससे आप सी जो चेन है, टाइप सी की चेन है, उसको हटा के दोनों ए और बी चेन को जोड़ के इंसुलिन बनाते थे। तो ई कोलाई ना तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कर सकती है और ना तो वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कर सकती है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इन्होंने निकाला, अमेरिकन कंपनी ने निकाला। ही यूज 2 डिफरेंट जीन दैट वाज कोडिंग फॉर पेप्टाइड ए एंड पेप्टाइड बी, यानी पॉलीपेप्टाइड ए के लिए और पॉलीपेप्टाइड बी के लिए कोड करने वाले 2 जीन का पता लगाया गया हमारी बॉडी से, ठीक। एंड दोज 2 जीन्स वर अलाउ फॉर द ट्रांसक्रिप्शन, उनको ट्रांसक्रिप्शन करने दिया गया। ट्रांसक्रिप्शन के बाद फिर उन्होंने क्या बनाया, एचएनआरएनए। फिर एचएनआरएनए जब बन गया तो हमने क्या कर दिया, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बाद हमने मैसेंजर आरएनए बना लिया। फिर उस मैसेंजर आरएनए से हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करके सीडीएनए बना लेंगे। किसके लिए, टाइप ए चेन के लिए भी सीडीएनए, टाइप बी चेन के लिए भी सीडीएनए, और उस फिर सीडीएनए को प्लाज्मिड के साथ टैग करके ई कोलाई में भेज देंगे तो सेपरेटली ए और बी चेन्स बन जाएंगी। फिर उन ए और बी चेन्स को हम क्या करेंगे, आइसोलेट करके डाइसल्फाइड ब्रिज से जोड़ लेंगे। तो किया क्या गया बेटा, एक्चुअल प्रोसेस क्या था, यहाँ से देखिए। इंसुलिन दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द अमेरिकन कंपनी इली लिली बाय यूजिंग द 2 E. coli, first of all he or she or the company isolate the gene, isolation of gene, यहाँ से आप लिख सकते हैं isolation of gene, ठीक। isolation of gene के बाद क्या होगा, allow for transcription, जीन को आइसोलेट किया गया और उसको क्या करा दिया गया, ट्रांसक्रिप्शन के लिए अलाउ करा दिया गया। ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमने क्या किया, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल modification, and after post transcriptional modification we have formed just what, messenger RNA, and from messenger RNA by using the reverse transcriptase enzyme we form cDNA, that is known as complementary DNA. And now we will use this complementary DNA that has the same gene that is just forming the insulin, and this DNA will be tagged with the plasmid and introduced into the host cell for the production of various kind of chains। तो इसको पहले हम यहाँ से थोड़ा सा इरेज करते हैं, फिर आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं डिटेल में। तो नाउ लेट्स सी द प्रोसेस। फर्स्ट, आइसोलेशन ऑफ जीन फॉर पेप्टाइड ए, यानी पेप्टाइड ए के लिए। दूसरे स्टेप में क्या किया गया, आइसोलेशन ऑफ जीन फॉर पेप्टाइड बी, यानी पेप्टाइड बी के लिए जो जीन था उसको भी आइसोलेट कर लिया गया, ठीक। हमने बताया क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, क्या होगा यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद आप सभी को मालूम है क्या बनेगा, एचएनआरएनए, ठीक। फिर क्या होगा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल
modification. After post transcriptional modification there will be formation of messenger RNA. This messenger RNA will be used by the reverse transcriptase enzyme to form cDNA और complementary DNA. सेम प्रोसेस इधर भी आप करने वाले हैं. आइसोलेशन ऑफ जीन फॉर बी क्या कराओगे? देयर विल बी व्हाट? ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या बनेगा? hnRNA. देन आफ्टर देयर विल बी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन. देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर RNA. From messenger RNA, by using the reverse transcriptase enzyme, we will form complementary DNA that has the same gene sequence coding for the पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस और इंसुलिन सिंथेसिस. अब यहाँ से देखिए इसको किया क्या गया. नाउ दिस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए विल बी टैग विद द ई कोलाई. तो हमने क्या किया बेटा यहाँ से, अब आप देखें, दिस इज फॉर दिस वन ए पॉलीपेप्टाइड और इधर हम बनाएंगे बी पॉलीपेप्टाइड के लिए. ठीक, बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए. नाउ देयर इज व्हाट? ई कोलाई. ई कोलाई से आपने क्या निकाल लिया? प्लाज्मिड निकाल लिया. सपोज दिस इज व्हाट? प्लाज्मिड. एंड दिस इज व्हाट? cDNA. दिस इज व्हाट? cDNA. नाउ cDNA will be tagged here by using the restriction enzyme that will make the cut, and then after we will use ligase that will just ligate that. Then there will be formation of, as you know, recombinant DNA. There will be formation of recombinant DNA. This recombinant DNA will be introduced into the host. This is what? E. coli. This is genetic material of E. coli. और ये हमारा कौन है? recombinant DNA है बेटा. यहाँ पे क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन. क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन. आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन here there will be introduction of the recombinant DNA into the E. coli. और जब हमारा recombinant DNA चला गया कहाँ? E. coli में, तो ये आगे चल के क्या बनाएगा? क्योंकि ये किसके लिए था? पेप्टाइड ए के लिए. इसने क्या बना लिया बेटा? ये टाइप ए चेन बना लिया. क्या बना लिया? टाइप ए चेन, जिसका हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन भी कर सकते हैं अगर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम कहाँ भेज दें? फर्मेंटर या बायोरिएक्टर में. तो कॉमर्शियल स्टेज पे हमारी टाइप ए चेन बनेगी. सेम प्रोसेस इधर ई कोलाई. ई कोलाई का ये क्या है? प्लाज्मिड है. इस प्लाज्मिड के साथ हमने क्या टैग किया? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और लगाया क्या? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्लस लाइगेज. बनेगा क्या बेटा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए. दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए विल बी इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट सेल. ये होस्ट सेल में भेज दिया हमने. ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. देन आफ्टर जो प्रोसेस हमने इधर किया था वही इधर आपको क्या मिल जाएगी? टाइप बी चेन, ये वाली. और फिर आप क्या करेंगे? टाइप ए और टाइप बी चेन को दोनों को जोड़ देंगे. किसकी मदद से? डाइसल्फाइड ब्रिज की मदद से. और क्या बना लेंगे? जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. ध्यान दीजिए, हमने जब दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड का यूज़ किया, उनके जीन का यूज़ किया, तो फिर क्या हुआ? हमको कहाँ? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी. और हमने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पहले ही कर लिया था. यानी हमको पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि हमने टाइप सी चेन के लिए जो कोड करने वाले जीन थी उसको यूज़ नहीं किया. और टाइप ए और टाइप बी को हमने यूज़ करके क्या कर लिया? प्रोडक्शन कर लिया जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का. इसको हम यहाँ से हटाते हैं और शॉर्टकट में आपको एक बात बताते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया. उम्मीद है अभी समझ गए होंगे. कुछ खास नहीं किया हमने. पॉलीपेप्टाइड ए और बी के लिए जीन जो था उसको आइसोलेट कर लिया. आइसोलेशन करने के बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके, लाइगेज का यूज़ करके प्लाज्मिड के साथ हमने अटैच कर दिया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया. अब उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम चाहें तो फर्मेंटर में भेजकर कॉमर्शियल स्केल पे क्या करा सकते हैं? इंसुलिन का प्रोडक्शन करा सकते हैं. तो इसको हम यहाँ से पहले हटा देते हैं. स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीईआरटी. सपोज दिस इज एनिमल सेल एंड दिस इज द जीन. क्या किया गया? आइसोलेशन ऑफ जीन. हमने जीन को बाहर कर लिया. क्लियर? मान के चलते हैं इतना रीजन पॉलीपेप्टाइड ए बना रहा है, इतना बी बना रहा है और इतना सी बना रहा है. हमने किया क्या? ये जो पॉलीपेप्टाइड ए को बनाने वाला जीन था इसको हमने एक ई कोलाई में भेज दिया. मान के चलते हैं हमने भेज दिया. आपको मालूम है कैसे भेजा होगा? क्लोनिंग वेक्टर का यूज़ करके. यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया? उस जीन को भेज दिया किसके अंदर? ई कोलाई फर्स्ट एंड हियर ई कोलाई सेकेंड. अब ये क्या करेगी बेटा? ए चेन बनाएगी.
ये क्या करेगी, बी चेन बनाएगी, ये ए चेन और ये बी चेन, दोनों चेन्स को आप क्या करोगे, कंबाइन करोगे, किससे, डाइसल्फाइड लिंकेज से, और यहाँ से क्या बन गई आपकी इंसुलिन बन गए। एनसीईआरटी ने केवल इतना ही बताया हुआ है। तो दो चीज़ें याद रखिए, हम लोगों के यूज़ के लिए जो इंसुलिन है उसको हिमोलिन कहते हैं। हमारे इंडिया में श्रेया बायोटेक पुणे क्या कर रही है, रिकोशियोलिन बना रही है। श्रेया बायोटेक क्या कर रही है बेटा, रिकोशियोलिन। ये सेकेंड जनरेशन क्या है, इंसुलिन है, जिसका हमने प्रोडक्शन किया हुआ है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन एंड इट्स प्रोडक्शन। नाउ वी विल फाइंड आउट द सेकेंड टॉपिक, दैट इज व्हाट, जीन थेरेपी। ओके देन स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड टॉपिक, दैट इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी, दिस इज द सेकेंड यूज ऑफ biotechnology in the field of medicine. What is gene therapy? This is what, corrective therapy. corrective therapy है ये, किसके लिए, for hereditary disease, यानी कोई भी एक ऐसी डिजीज़ है जो जनरेशन बाय जनरेशन कहाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँच रही है, उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी है क्या, दिस इज ए कलेक्शन ऑफ मेथड, दिस इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ methods of, this is collection of method of correction of gene diagnosed in the embryo or child। यानी कोई छोटा सा बच्चा है, जनरली 7-8 साल का है, या एम्ब्रियोनिक स्टेज में कोई अगर हमको डिफेक्ट पता चला म्यूटेशन की वजह से या किसी और कारण से, तो उसके लिए जो हम करेक्शन करने वाले हैं, करेक्टिव थेरेपी का यूज़ करने वाले हैं, वो क्या है, जीन थेरेपी है। तो जीन थेरेपी इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ करेक्शन ऑफ जीन डायग्नोस इन द एम्ब्रियो और चाइल्ड। फॉर द सेम we introduce functional gene to take over the function of non-functional gene। यानी हम यहाँ पे कोई एक जीन थी जो नॉन फंक्शनल हो गई थी, उसको हमने हटाया नहीं, उसी के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमने दूसरी जीन भेज दिया है। अब आपको समझना ये है बेटा कि जो जीन थेरेपी है ये हम क्यों करते हैं, तो आपको मैं बताऊं, टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, और दूसरा आपको ये जानना है हम कब करेंगे। तो फॉर एग्जांपल देयर इज अ डिजीज दैट इज नोन एज स्किड। क्या है बेटा, स्किड डिजीज है। ये क्या है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी ये है बेटा सीवियर कंबाइंड इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर। एनसीईआरटी ने इसका नाम तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने बताया है कि एक इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसको हम ट्रीट करने के लिए सबसे पहले जीन थेरेपी का यूज़ किए थे। तो देयर इज अ डिसऑर्डर और डिजीज दैट इज व्हाट, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज्ड बाय ADA डेफिशिएंसी, यानी एक एंजाइम होता है बेटा जिसका नाम है ADA, एडेनोसिन डीएमिनेज। क्यों होता है, ड्यू टू डिलीशन यानी म्यूटेशन हो गया, ड्यू टू डिलीशन ऑफ ADA जीन। वो जीन कौन सी थी मतलब एडेनोसिन डीएमिनेज को बनाने वाले जीन का क्या हो गया, डिलीशन हो गया। और जब ये आपकी एडेनोसिन डीएमिनेज को बनाने वाली जीन डिलीट हो गई, तो जो एंजाइम है एडेनोसिन डीएमिनेज, वो क्या हो जाएगा, सेल्स में नहीं मिलेगा। और उस कंडीशन में जो हमारी जो इम्यूनोलॉजिकल सेल्स का प्रोडक्शन है, जनरली लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन है, बी और टी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन है, और उनका मैचुरेशन है बेटा, वो रुक जाएगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए होता क्या है कि जो हमारा बोन मैरो है बेटा, बोन मैरो, ठीक है ना, बोन मैरो में बनती हैं आपकी लिम्फोसाइट्स। कौन बनती हैं, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट क्या है, इम्यून सेल्स हैं, आपने पढ़ा होगा बी एंड टी लिम्फोसाइट। फिर ये जाती हैं कहाँ, थाइमस में। कहाँ जाती हैं, थाइमस में। और थाइमस में जाने के बाद इनका क्या होता है, मैचुरेशन होता है।
तो इस प्रोसेस के लिए बोन मैरो से लिम्फोसाइट बने बी और टी, और फिर इनका थाइमस में क्या हो, मैचुरेशन, इसके लिए एक एंजाइम जरूरी होता है जिसको हम कहते हैं ADA, ठीक है ना। सो ADA एंजाइम इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर एंड सफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट, क्योंकि बेटा जो हमारी इम्यूनोलॉजिकल सेल्स होती हैं, इम्यून सिस्टम की सेल्स होती हैं, दे मल्टीप्लाई मोर फास्टर दैन द नॉर्मल सेल्स, सो फॉर द सेम दे नीड स्पेशल एंजाइम दैट इज ADA। तो ADA क्या करता है उनके फास्ट मल्टीप्लिकेशन में, और हमारी जो इम्यून सेल्स बन रही हैं उनके मैचुरेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो अगर ये बेटा एंजाइम नहीं होगा तो आप खुद सोचिए कि जो बोन मैरो से लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन है और इनका मैचुरेशन है वो अफेक्टेड हो जाएगा, तो कम से कम इम्यून सेल्स बनेंगी। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाएगा। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आया होगा कि हम जीन थेरेपी किसके लिए करने जा रहे हैं। जीन थेरेपी हम ऐसे डिसऑर्डर को ट्रीट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्किड। स्किड क्यों होता है, ADA डेफिशिएंसी की वजह से। ADA डेफिशिएंसी क्यों होती है, ड्यू टू डिलीशन ऑफ ADA जीन। डिलीशन का मतलब म्यूटेशन हुआ, ठीक। तो ये जो एक ओवरऑल मैकेनिज्म हमने आपको बताई, ये क्या है बेटा, जीन थेरेपी है। अगर यहाँ से हम बताएं द फर्स्ट जीन थेरेपी, यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लेते हैं, फर्स्ट जीन थेरेपी जो की गई थी बेटा, वो कब की गई थी, 1990 में। एक 4 ईयर श्रीलंकन गर्ल थी, श्रीलंकन गर्ल, उसका नाम क्या था बेटा, अशांति डिसिल्वा। कौन थी, अशांति डिसिल्वा। 4 साल की बच्ची श्रीलंका की थी, अशांति डिसिल्वा में सबसे पहले क्या की गई, जीन थेरेपी की गई। और डॉक्टर जो थे, डॉक्टर एंडरसन और इनकी टीम थी जिन्होंने ये काम किया था। कब, 1990 में। अब इन्होंने किया क्या, पहले तो ये जानो कि जो द गर्ल दैट वाज 4 ईयर ओल्ड, दैट वन इज ऑफ श्रीलंका, सफरिंग फ्रॉम ADA डिफिशियंसी। क्या थी इसके अंदर, ADA डेफिशिएंसी थी। तो इस ADA डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए किसका सहारा लिया गया, जीन थेरेपी का सहारा लिया गया, जहाँ पे हमने किया क्या, एक फंक्शनल जीन का इंट्रोडक्शन कर दिया, और वो फंक्शनल जीन जाके क्या करेगी, जो नॉन फंक्शनल जीन थी उसके फंक्शन को करना स्टार्ट कर देंगी। तो कैसे हम जीन थेरेपी करते हैं उसको हम एक डायग्राम से आपको बताएंगे। उम्मीद है सारे स्टैट्स समझ में आ गए होंगे। ओके देन स्टूडेंट्स, कैसे हम करते हैं जो मैकेनिज्म है जीन थेरेपी की, यहाँ से देखिए। लेट्स कंसीडर दिस इज अ सेल एंड दिस सेल हैज़ दिस डिफेक्टिव जीन, दिस सेल हैज़ डिफेक्टिव जीन। ये बेटा सेल है एंड दिस इज व्हाट, डिफेक्टिव जीन। तो इसको हम ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे, दिस इज सेल अगेन, दिस इज अगेन डिफेक्टिव जीन, दिस इज व्हाट, डिफेक्टिव जीन, एंड वी हैव टू इंट्रोड्यूस a functional gene, this is what, functional gene और correct gene। correct gene इसी को बोलते हैं ब्लॉकिंग जीन, करेक्ट जीन और ब्लॉकिंग जीन, और आप बोल सकते हैं इसी को फंक्शनल जीन। क्या है बेटा, फंक्शनल जीन है। तो ये मान के चलते हैं डिफेक्टिव जीन थी जो ADA नहीं बना रही थी, हमने इसको करेक्ट करने के लिए करेक्टिव जीन या एक ब्लॉकिंग जीन या एक फंक्शनल जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया। ये क्या करेगी बेटा, ये हमारी है फंक्शनल जीन, दिस इज व्हाट, दिस इज फंक्शनल जीन, फंक्शनल जीन, इट विल फॉर्म इट्स प्रोडक्ट। ये फंक्शनल जीन क्या करेगी, एक प्रोडक्ट बनाएगी। सपोज दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शनल जीन, and this product of the functional gene, this product of the functional gene, let's consider this was the non functional gene। ये आपकी क्या थी बेटा, नॉन फंक्शनल जीन थी। सो प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शनल जीन will block the नॉन फंक्शनल जीन। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, ब्लॉकिंग ऑफ नॉन फंक्शनल जीन, या इसी को हम बोल सकते हैं डिफेक्टिव जीन। यानी डिफेक्टिव जीन को हमने ब्लॉक कर दिया। कैसे, हमारी फंक्शनल जीन का जो प्रोडक्ट था वो क्या कर सकते, देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं, हमारी फंक्शनल जीन नॉन फंक्शनल जीन को ब्लॉक कर सकती है, या हमारी फंक्शनल जीन का प्रोडक्ट
जो हमारा नॉन फंक्शनल या डिफेक्टिव जीन था वो कुछ डिफेक्टिव प्रोडक्ट बना रहा था, उसको ब्लॉक कर देगा। दो चांसेस हैं, या तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट को ब्लॉक कर दिया जाए या तो डिफेक्टिव जीन को ब्लॉक कर दिया जाए, दोनों कंडीशन में ये हो सकता है। तो बेटा यहाँ से देखिए ये फंक्शनल जीन का प्रोडक्ट है, इसने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे हमने देखिए ऐसे जो बनाया हुआ है ये प्रोडक्ट है। अब क्या करेंगे आप, अब क्या होगा बेटा, यहाँ से देखिए आपकी जो फंक्शनल जीन थी वो सेल के अंदर पहुँच चुकी है, दिस इज़ व्हाट फंक्शनल जीन। और ये कौन सी थी आपकी, नॉन फंक्शनल जीन, दिस इज़ व्हाट नॉन फंक्शनल जीन। और इसका क्या हो चुका है, ब्लॉकेज हो चुका है। तो ये जो सेल हो गई, सेल बिकम फंक्शनल, यानी ये जो सेल थी ये क्या हो गई बेटा, फंक्शनल हो गई। तो ये कुछ एक टिपिकल एक मैकेनिज्म है किसकी, जीन थेरेपी की, जहाँ पे हमने एक डिफेक्टिव जीन के या उसके प्रोडक्ट को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, किसके द्वारा, फंक्शनल जीन के द्वारा। अब यहाँ से अगर हम देखें, इसको पहले यहाँ से हटा देते हैं। जीन थेरेपी बेटा दो तरीके से की जा सकती है, ठीक है ना। एक हम कर सकते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट, क्या कर सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और दूसरा जो हम करेंगे वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एंजाइम को भेज सकते हैं इंजेक्शन के द्वारा। सो द फॉर्मर इज नोन एज एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड द सेकेंड वन इज नोन एज व्हाट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो यहाँ से अगर हम देखें जीन थेरेपी एनसीईआरटी ने बताया दो तरह से कर सकते हैं आप। पहला है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, and the second one is enzyme replacement therapy, enzyme replacement therapy। यहाँ पे हम क्या देते हैं बेटा, इंजेक्शन ऑफ ADA, और हमको बार बार इंजेक्शन देना पड़ता है, दैट्स वाई दिस इज व्हाट, टेम्पररी मेथड। ये क्या है, टेम्पररी मेथड है किसका, ट्रीटमेंट का, किसको, ADA डिफिशियंसी को ट्रीट करने के लिए। कहाँ किया जाता है, डन इन सोमैटिक सेल, दिस इज ऑल्सो डन इन सोमैटिक सेल। ठीक, होता क्या है बोन मैरो ट्रांसप्लांट में, यहाँ से देखिए मान के चलते हैं बेटा ये कोई आपकी एक लॉन्ग बोन थी, लेट्स कंसीडर दिस इज अ लॉन्ग बोन, हियर देयर इज स्टेम सेल्स, यहाँ पे अंदर बोन मैरो है, कौन है बेटा, बोन मैरो। ये क्या है, स्टेम सेल्स, होती कैसी हैं, मोर्टल होती हैं, कुछ समय बाद ये मर जाएंगी। और ये और क्या होती हैं, प्लूरीपोटेंट, मतलब इनका फेट डिसाइड है, आगे चल के किसको क्या करना है मालूम है। स्टेम सेल्स क्या बनाएंगी, लिम्फोसाइट बनाएंगी, क्या बनाएंगी, लिम्फोसाइट। स्टेम सेल वॉज डेफिशिएंट इन ADA, यहाँ पे ADA नहीं था, तो जो लिम्फोसाइट बनेगा इसके पास भी क्या होगा, ADA नहीं होगा, मतलब दिस इज नॉट करेक्ट टाइप, नॉट अ करेक्ट टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, नॉट अ करेक्ट टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। अब आपको इसको अगर करेक्ट करना है देन वी विल यूज नॉर्मल सेल्स। ये क्या है बेटा, नॉर्मल सेल्स हैं, एंड नॉर्मल सेल्स इनके पास क्या है, ADA इज प्रेजेंट, सो दिस नॉर्मल सेल विथ ADA will be introduced into the bone marrow, and after the introduction of the normal cell into the bone marrow, these stem cells will form lymphocyte, और ये lymphocyte कैसी होंगी, करेक्ट टाइप की होंगी, कैसी होंगी बेटा, करेक्ट टाइप की। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, ये भी एक क्या है, टेम्पररी मेथड है, दिस इज व्हाट, टेम्पररी मेथड। ये भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी क्या है, टेम्पररी मेथड है। दूसरा यहाँ पे बेटा आपको क्या लेना पड़ता है, इम्यूनो सप्रेसेंट, क्या लेना पड़ता है, इम्यूनो सप्रेसेंट। वाई, बिकॉज देयर इज अ चांस ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन, क्योंकि बाहर से आप सेल्स डाल रहे हो तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो इसके लिए इम्यूनो सप्रेसेंट, और उसका नाम क्या होता है, साइक्लोस्पोरिन A यूज़ करते हैं हम इम्यूनो सप्रेसेंट के रूप में। वो क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है और ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट को सक्सेसफुल बना देती है। तो ये तो एक नॉर्मल सा मेथड है। एक तरीका हम और बताते हैं आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट का, वो सिंपल है, कैसे करेंगे। ओके बेटा, कैसे कर सकते हैं,
सबसे पहले जो एक श्रीलंकन गर्ल में किया गया था बेटा, जो जीन थेरेपी सबसे पहले की गई, जीन थेरेपी कहाँ की गई थी? 4 ईयर गर्ल थी, 4 ईयर गर्ल, जो कि उसका नाम था बेटा असांते डिसिल्वा। हमने क्या किया था? आइसोलेशन ऑफ टी सेल्स, या हम कह सकते हैं लिम्फोसाइट्स, एंड आफ्टर आइसोलेशन दीज वर ग्रोन इन कल्चर मीडियम। आपने इनको ग्रो किया कहाँ? कल्चर मीडियम में। तो सपोज हमने टी सेल्स को आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद ये हमारा है बेटा, सॉरी इसको ऐसे बना लेते हैं, दिस इज व्हाट आवर कल्चर मीडियम। ये हमने कल्चर मीडियम में हमने यहाँ पे सेल्स को रखा हुआ है, टी सेल्स है, या इनको आप लिम्फोसाइट्स मान लीजिए। फिर इस टी सेल्स या लिम्फोसाइट में जिसको हम कल्चर कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस फंक्शनल जीन। हम क्या डाल देंगे इसके अंदर? फंक्शनल जीन। और उसके पास फंक्शनल जीन के पास क्या होगा बेटा? ADA प्रेजेंट होगा। वी विल यूज टू इंट्रोड्यूस दिस फंक्शनल जीन into the lymphocyte or T cells or into the culture medium रेट्रोवायरस। क्या यूज़ करेंगे हम? रेट्रोवायरस का यूज़ करेंगे एज ए वेक्टर, क्योंकि आपको मालूम है वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो रेट्रोवायरस एक वेक्टर की तरह काम कर रहा है। हुआ क्या? जो श्रीलंका वाली गर्ल में बेटा ये जीन थेरेपी की गई थी, आइसोलेशन ऑफ टी सेल्स या इम्यून सेल्स कह लीजिए आप, ग्रोन किया गया कल्चर मीडियम में। वाइल ग्रोइंग द सेल्स इन द कल्चर मीडियम वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द फंक्शनल जीन दैट हैज़ द ADA विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरसेस। और जब ये बेटा क्या होंगी, हमने ADA वाली जीन इसके अंदर डाल दिया, सो हियर देयर विल बी नॉर्मल सेल्स। ये क्या है? नॉर्मल सेल्स है। कहाँ? कौन सी वाली? टी सेल्स विद ADA। अब इसको हम क्या करेंगे? अगेन दिस विल बी रीइंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। यानी एक बार हमने निकाला सेल को, उनको करेक्ट करने के बाद फिर से वापस भेज दिया। ठीक, ये मेथड अपनाया गया था किसके लिए? जीन थेरेपी के लिए। कहाँ? उस श्रीलंकन गर्ल में। बेटा यहाँ पे भी ये भी एक क्या है? टेम्पोररी मेथड है। अगर हमको परमानेंट ट्रीटमेंट करना है जीन थेरेपी का, देन वी हैव टू यूज फॉर, यहाँ से लिखते हैं फॉर परमानेंट ट्रीटमेंट वी हैव टू यूज जर्म सेल। अभी तक ये हम लोग कहाँ कर रहे थे? हम लोग बेटा सोमैटिक सेल में कर रहे थे। अगर हम जर्म सेल का यूज़ करें, जनरली कहाँ कर दें? जाइगोट में कर दें, ठीक है ना, या हम एम्ब्रियो में कर दें। जो जाइगोट और एम्ब्रियो क्या है? जाइगोट बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद बना है, रीयूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, और एम्ब्रियो क्या है? डिवाइडिंग जाइगोट को ही हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हम ये जीन थेरेपी कर दें या जर्म सेल या रिप्रोडक्टिव सेल में कर दें, तो एक ऐसा ट्रीटमेंट होगा, परमानेंट ट्रीटमेंट होगा। सो इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन द क्वेश्चन में बी फ्रेम्ड एज इन जीन थेरेपी हाउ वी कैन अचीव द सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट ऑफ द जीन और सक्सेसफुल इंट्रोडक्शन ऑफ द जीन फॉर द लाइफ टाइम। तो आप बताओगे अगर लाइफ टाइम वैलिडिटी चाहिए आपको, तो आप एम्ब्रियोनिक स्टेज में या जर्म सेल में या रिप्रोडक्टिव सेल में ये थेरेपी कर लीजिए। तीसरा बेटा टॉपिक मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कवर करने का टाइम अब बचा नहीं है, तो आज यहीं तक रखते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। टिल देयर टेक केयर, बाय बाय।